हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वो थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। कल जैसा जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि रूसी साम्राज्य और रूस में किन किन संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैथोलिक धर्म था, ऑर्थोडॉक्स था, है ना, उसके अलावा प्रोटेस्टेंट था, और इसके अलावा मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी थे, और साथ में बौद्ध धर्म के मान्यता वाले लोग भी थे। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अपना एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उस समय 1914 में, जो 14 से पहले रूसी अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। तो हम ये पढ़ेंगे कि रूसी अर्थव्यवस्था यानी रशियन इकोनॉमिक और समाज किस तरह से था। देखिए, समाज दो ही चीज़ों पर टिका होता है। आपने देखा होगा सोसाइटी का जो आधार होता है, एक तो धर्म होता है, क्योंकि हम धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीना, हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका होता है वो हमारे धर्म पर आधारित होता है। और दूसरा डिपेंड करती है वो हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक, आपने देखा होगा सोसाइटी में जिसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उसका रहन सहन बहुत अच्छा होता है। जिसका इकोनॉमिक स्तर थोड़ा सा कम होता है, डाउन होता है, तो उसका रहन सहन थोड़ा अलग होता है। तो इस समय किस तरह की रूसी व्यवस्था थी और किस तरह की अर्थव्यवस्था और समाज को लेकर रशिया चल रहा था। इस समय क्या था, ये जो टाइम पीरियड था क्रांति से पहले का, इसमें यह था कि जो रूसी अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमिक थी, वो डिपेंड थी कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर पर, यानी कि 85% कृषि पर आधारित पॉपुलेशन थी, या हम कह सकते हैं कि रशियन जो इकोनॉमिक थी वो डिपेंड थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि जो निर्भरता है वो किस पर है? एग्रीकल्चर पर, यानी कि कृषि पर। और ये डिपेंडेंसी जितनी 85% बहुत होती है, यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि 85% एग्रीकल्चर है तो उद्योग धंधे तो कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ ये संभाल रहा है। तो इस पर आधारित थी रूस की अर्थव्यवस्था, जो कि उस समय फ्रांस और जर्मनी की भी नहीं थी। अगर हम देखते हैं तो फ्रांस और जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी, जो कृषि थी, फ्रांस और जर्मनी की भी 40 या 50% थी, यानी आधी या 40% थी, जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन रशियन जो थी वो थी 85%। जो ये किसान थे, ये जो लोग थे, जो कृषि थी, वो सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए ही एग्रीकल्चर नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, इवन ये एक्सपोर्ट, है ना, इंपोर्ट के लिए भी करते थे, है ना। ये क्या करते थे? बाहर भेजते थे अपने कृषि आइटम्स को, अनाज को, उसकी पैदावार इतनी करते थे कि उसका निर्यात भी करते थे, उसको बेचते भी थे, और उससे अर्निंग भी विदेशों से होती थी। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस समय 85% डिपेंडेंसी है किस पर? एग्रीकल्चर पर, और दूसरे देशों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब हम 100 की बात करते हैं और 85% एग्रीकल्चर हो गया तो कितना बचा? ओनली 15%। तो 15% उद्योग धंधे या इंडस्ट्रीज़ का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है। इसके साथ ही, यानी कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक किस पर डिपेंड थी? कृषि प्रधान थी, या कृषि पर आधारित थी। और इसके साथ ही ये लोग अपने साथ साथ, सीधी सी बात, अपनी ज़रूरतों के अलावा बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। और रूस जो था वो बहुत बड़ा निर्यातक था, एक्सपोर्ट करता था। इसके बाद उद्योग कम थे नेचुरली। जब 85% एग्रीकल्चर है तो 15% उद्योग तो कुछ भी नहीं होते, है ना। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी इस समय पर। इसके साथ ही जो उत्पादन होता था, जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें बनती थी, है ना, जो भी चीज़ें बनती थी उनको कौन बनाते थे? कारीगर बनाते थे। कारीगर हम कह सकते हैं क्या?
आर्टिसन या फिर हैंडीक्राफ्ट मेकर भी बोल सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ें बनती थी उनको कारीगर आप जानते ही हो, है ना। मास्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कारीगर होते थे, या कारीगर को कह सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट मैन, है ना। इसको हैंडीक्राफ्ट मैन भी कह सकते हैं, इसको आर्टिसन भी कह सकते हैं, आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि खुद अपने आप करने वाले, और इसको आर्टिसिफर भी बोल सकते हैं, आर्टिसिफर, आर्टिफिसर, सॉरी, इसको आर्टिफिसर भी कहा जा सकता है। तो ये जो कारीगर होते थे यही किसी ना किसी चीज़ को बनाते थे और उसको कारखाने में ये लोग मौजूद होते थे। स्किल्स डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी कोई ना कोई स्किल का बंदा हो सकता है, जूते बनाने वाला हो सकता है, बर्तन बनाने वाला हो सकता है ना, कपड़े बुनने वाला होता है, तो वो सब कारीगर में ही आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, और इसके अलावा आप प्लम्बर हो सकता है, तो वो कारीगर में ही आते हैं, किसी न किसी चीज़ को बनाने या ठीक करने वाले। और इसमें जो प्रमुख जो इंडस्ट्रियल जो एरिया थे, है ना, प्रमुख औद्योगिक जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? दो ही मेन थे, मॉस्को, एक तो मॉस्को था और एक सेंट पीटर्सबर्ग। आपने सुना होगा, अब भी ये दो क्षेत्र थे जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के नाम से प्रमुख थे और जाने जाते थे, तो इन दोनों का नेम ही मेन था। और इसके अलावा अब फिर क्या होता है कि यहाँ तक तो ये हुआ, लेकिन अब इसमें जो चेंजेस आए वो कैसे आए? क्या हुआ कि रूस में रेलवे आती है और रेलवे का नेटवर्क बनता है। अब रेलवे के नेटवर्क ने क्या क्या चेंजेस किए, है ना। रेलवे आया और इसने क्या क्या चेंज किए, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे रेलवे आया वैसे ही कारखाने ज़्यादा बनने शुरू हो गए, यानी जो इंडस्ट्रीज़ थी, कारखानों का निर्माण ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। इसके साथ में और क्या होने लगा, जो नेटवर्क था, है ना, जो विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्ट जो था, विदेशी निवेश होने लगा। जो दूसरे देश थे अब वो रूस में आकर पैसा लगाने लगे, क्योंकि इसका जो नेटवर्क था वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गया था। और इसके साथ ही इसमें अब क्या होने लगा, अब इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक कॉलोनीज बनने लगी। चेंजेस बता रही हूँ मैं आपको। औद्योगिक कॉलोनी बनी, शहरीकरण हुआ, अर्बन एरियाज बढ़े, यानी कि शहरीकरण हुआ, शहरों की मात्रा बढ़ी, लोग गांव से आकर शहरों में रहने लगे। और इसके साथ ही क्या क्या हुआ, अब औद्योगिक यूनियंस बनने लगी। इसके अलावा मजदूर वर्ग बढ़ा, है ना, लेबर क्लास बढ़ी। इसके साथ ही स्किल्स डेवलप हुई, कौशल या स्किल्स हम बोल सकते हैं, स्किल्स डेवलप हुई, है ना, स्किल्स हुई। अब यहाँ भी मैं बताऊंगी एक नए समाज का कि आगमन होता है रूस में। तो रेलवे ने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, और इसके साथ ही एक सरकारी यूनियन बनी, सरकारी दफ्तर बने, जो कि ध्यान रखते थे किस पर, मजदूरों के वेतन पर और उसके काम के घंटों पर। तो इस तरीके से रेलवे के नेटवर्क ने ये सारी चीज़ें रूस में लाकर खड़ी कर दी। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी अब क्या क्या चेंजेस हुए। अब एक नया समाज का निर्माण होता है रूस में। कैसे नया समाज कैसे बनता है, देखिए। अब तक मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा बताया था, वो भी बताऊंगी कि किसानों पर डिपेंड था। अब नया समाज कैसे बनता है, जो मजदूर थे, मजदूर और कारीगर तो स्किल्स बेस्ड थे, जिनकी स्किल्स थी, है ना,
जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसको बहुत इसका स्किल्स है। और मजदूर कौन थे? वो लेबर क्लास जो कि छोटा काम करता था। अब इनमें समाज बने। क्या होता है रूस में, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा, साथ में रेलवे का नेटवर्क बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें आई। अब इन दोनों में भी अंतर होने लगा। कहा जाता है कि ये जो कारीगर था ये अपने आप को इन मजदूरों के बीच में साहब के रूप में संबोधित कराता था, एक साहब की तरह रहता था। सीधी सी बात है, आपने भी देखा होगा, एक इंजीनियर है और इंजीनियर के नीचे कितने सारे मजदूर काम करते हैं, लेबर है, तो नेचुरली इंजीनियर उनका बॉस हो गया। इसी तरीके से समय कारीगर यानी जो हैंडीक्राफ्ट मैन था वो इन मजदूरों के बीच में साहब की तरह ट्रीट किया जाने लगा और साहब की तरह रहने लगा। इसके साथ में फिर वही प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताया कि एक सरकारी दफ्तर बना, किस लिए बना? कि मजदूरों के घंटों को और जो उसकी शिफ्ट है उसको डिसाइड कर सके, है ना, और उसका जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है उसको डिसाइड कर सके। लेकिन हुआ क्या, मजदूरों की जो सैलरी थी वो बहुत कम थी और जो घंटे थे, जो पाली थी, जो शिफ्ट थी वो बहुत लंबी थी। लगभग 15-15 घंटे की पाली होती थी, जबकि आमतौर पर कितने की होती है? 10 या 12 घंटे की, है ना। लेकिन ये 15-15 घंटे भी इनकी जो शिफ्ट थी वो खिंच जाती थी। इसके साथ ही क्या था कि मजदूरों में महिलाएं भी शामिल थी। देखिए, पुरुष मजदूर और महिला मजदूर, है ना, दोनों ही होती हैं, आज भी होती हैं। अब लेकिन दोनों बराबर काम कर रहे हैं, काम बराबर, लेकिन वेतन महिलाओं का कम। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन मिलता था। कितना मिलता था? या तो 50% यानी आधा मिलता था, या फिर 3/4, 3/4, है ना, तिहाई मिलता था। तो महिलाओं की स्थिति पुरुष मजदूर से और भी ज़्यादा वीक थी, कमज़ोर थी। लेकिन ये कहा जाता है कि जो मजदूर थे, जो स्किल्स थी, इनकी यूनियन बनती थी। अगर कोई किसी को नौकरी से निकाल देता है या उसके अधिकारों को छीनता है तो ये लोग हड़ताल तक भी करते थे। बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि कोयला क्षेत्र में हड़ताल हुई, इसके बाद जो मेटल इंडस्ट्रीज थी उसमें बड़ी बड़ी हड़तालें हुई, तो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते भी थे। ये सारी चीज़ें थी इस समय। इसमें और चीज़ें क्या थी मैं बताती हूँ। इनको रहने के लिए कमरे दिए जाते थे मजदूरों को, और इस तरह की व्यवस्था थी, उनको बिस्तर दिए जाते थे और वो वहीं सोते थे और वहीं अपना काम भी करते थे, और परिवार साथ में ज़्यादातर नहीं रहते थे। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग था उसमें भी मैं जो आपको बताया डिफरेंस क्या था कि कुछ मजदूर अभी भी अपने अपने गांव से या अपने इलाकों से जुड़े हुए होते थे, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से शहरी हो गए थे और उन्होंने अपना नाता गाँव से तोड़ लिया था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया किसका? शहरी समाज, यानी कि जो अर्बन सोसाइटी थी जो डेवलप हुई थी इंडस्ट्रीज से। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। ग्रामीण समाज यानी कि विलेज का जो सोसाइटी थी, ग्रामीण समाज कैसा था? रशिया का। जो किसान थे वो सबसे मेन थे। किसान अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। किसान खेती करता था, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम थी। आपको मालूम है कि सामंत और जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उन्हीं के हाथों में ज़मीनें होती थी और वो लोग इस पे इनको टॉर्चर करते थे। लेकिन यहाँ का किसान टॉर्चर नहीं होता था। यहाँ का किसान जो था वो कभी भी ज़मींदारों और सामंतों की इज्जत नहीं करता था। वो अपने आगे उन्हें कुछ भी नहीं समझता था, क्योंकि जो सामंत थे और जो जमींदार थे वो क्या थे कि वो अपनी योग्यता या अपनी ज़मीनों के आधार पर उनके सामने बड़े नहीं हुए थे। वो जार निकोलस जो कि राजा था उसके सेवा पात्र थे, उसके लिए वो काम करते थे और उसी के हिसाब से उनकी हैसियत थी। कहा जाता है कि ये जो किसान थे, किसान टैक्स भी नहीं देते थे। रूस का जो किसान है वो बाकी देशों के किसानों से बिल्कुल अलग है। ये ना तो टैक्स देते थे और ना ही ये ज़मींदारों की इज्जत करते थे। टैक्स नहीं, ठीक है, जो बड़े हैं उनकी इज्जत नहीं। जबकि अगर हम फ्रांस को देखते हैं तो फ्रांस में जब हमने पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि वो सामंतों की बहुत इज्जत करते थे। इवन सामंतों की जान बचाने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। जबकि यहाँ उल्टा हुआ। कहा जाता है, जो हमने पढ़ा है, कि जो किसान थे वो ज़मींदारों की हत्याएं भी करते थे, सामंतों की हत्याएं भी करते थे। और ये घटनाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इनकी नज़रों में
वो कहते थे कि ये हमारी भूमि पर अधिकार करके बैठे हुए हैं। और ये भी था कि कुछ समय के लिए ये जो किसान थे ये अपनी पूरी ज़मीन को अपने मीर को दे देते थे, यानी कम्यून को दे देते थे। कम्यून क्या होता है? यानी उनकी अपनी एक कम्युनिस्ट, हमने पढ़ा है, कम्यून यानी उनका एक सोसाइटी मीर को दे देते थे। और ये जो मीर था ये पूरी ज़मीन को जितने भी परिवार होते थे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बराबर बराबर बांट देता था। तो ये भी सिस्टम था रूस में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो रूसी साम्राज्य है, रूसी अर्थव्यवस्था और रूसी जो समाज है वो किस तरीके का था। किसान पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर निर्भर थी अर्थव्यवस्था। जो समाज था वो ग्रामीण भी था और शहरी भी था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी। और जो गांव में किसान प्रमुख था अपनी ज़मीनों को। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, जब हम वो अपनी ज़मीन को कम्यून को दे रहा है और मीर को दे रहा है, तो हमें यहाँ कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। किस चीज़ के? समाजवाद के, है ना, सोशलिज्म के। यहाँ पे हमें लक्षण मिलते हैं समाजवाद के, कि रूस में समाजवादी विचारधारा जो वो पनप रही थी। क्योंकि कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पूंजीपति वर्ग की ही थी, लेकिन उन पर थोड़ा बहुत सरकारी आधिपत्य भी रहता था। तो इस तरीके से रूसी अर्थव्यवस्था और रूसी समाज इस तरह का था और इसी के आधार पर ये व्यवस्था चल रही थी और आगे जाके यही समाजवाद में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रूस में समाजवाद पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आप मुझे कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट्स में। और अगर अच्छा लगता है, मैं इसको और अच्छे से कोशिश करूँगी करने की, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं अपनी क्लासेस को और इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करूं। हो सकता है थोड़ा बहुत लाइट में आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगता हो, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।